बल। ठीक है, देखिए सामान्य शब्दों में हम देखें बल क्या है। सामान्य शब्दों में खींचना, ठीक है, या खींचने को हम कह सकते हैं अभिकर्षण। क्या कह सकते हैं? अभिकर्षण। या धक्का देना जिसको हम कह सकते हैं अपकर्षण। तो सामान्य शब्दों में बल को हम परिभाषित करें तो वो किस प्रकार करेंगे? खींचना अर्थात अभिकर्षण, धक्का देना अर्थात अपकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। ठीक है, ये सामान्य शब्दों में है। अब देखिए अपन एक किताब की बात करें। ठीक है, किताब को उठाएं, जैसे मान लीजिए मैं एक सामग्री उठा रहा हूँ, ये क्या हो गया? उठाना, इसको रखना। ठीक है, उठाना, रखना। पुस्तक है उसको खोलना, पुस्तक को बंद करना, दरवाज़ा खोलना। ठीक है, दरवाजे को बंद करना, ये क्या है? ठीक है, किसी वस्तु को चोट करना। इन सब के अंदर या तो खींचाव आ रहा है या धक्का दिया जा रहा है, और कुछ के अंदर एक काम हो रहा है तो कुछ के अंदर दोनों काम भी हो रहे हैं। ठीक है, तो खींचना या धक्का देना वो क्या कहलाएगा? बल। खींचने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभिकर्षण। और धक्के के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपकर्षण। जैसे देखिए हम पुस्तक है, उस पुस्तक को खोलें और उसे बंद करें, तो खोलने और बंद करने में कौन सी क्रिया होगी? अब खोला गया है, ठीक है, और उसको बंद किया गया। अब खोलने का खिंचाव है और बंद करने का धक्का है, तो यहाँ अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों हो गए। उसी प्रकार एक मेज है, ठीक है, और मेज की दराज, उसको हमने खोला, खोलने का मतलब हमने उसको खींचा। ठीक है, और हमने उसको बंद किया, इसका मतलब उसको हमने धकेला है। तो यहाँ क्या हो गए? दोनों काम हो गए। इसी प्रकार हमने दरवाजे को खोल दिया या बंद कर दिया, यहाँ भी दोनों काम हो गए। लेकिन एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को हमने पेनल्टी किक के लिए मारा है तो वो एक ही तरफ गई है, वहाँ एक काम हुआ धकेलने का। इसी प्रकार बल्लेबाज है, वो बॉल को चोट कर रहा है, वो एक ही तरफ धक्का दे रहा है। तो यहाँ कुछ स्थितियों में एक काम होते हैं, कुछ स्थितियों में दोनों काम हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? देखिए विज्ञान में आप क्या कहोगे? देखो विज्ञान में हम कहेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का क्या है? धक्का, जिसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपकर्षण। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव, खिंचाव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभिकर्षण। देखिए यहाँ आप मिस गाइड हो सकते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण में, क्या वो धक्का कौन सा होगा और खिंचाव कौन सा होगा। इस चीज़ को यहीं आप दूर कर लीजिए, माइंड में रखें कि खिंचाव और अभिकर्षण ये दोनों में ई की मात्रा ये मिला के रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि खिंचाव के लिए कौन सा शब्द है? अभिकर्षण है। इसलिए धक्का किसके लिए आएगा? अपकर्षण के लिए आएगा। ठीक है, तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का यानी अपकर्षण, खिंचाव यानी अभिकर्षण क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये हम यहाँ बल की परिभाषा निकाल सकते हैं कि बल किसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब वस्तु को दी गई गति बल पर निर्भर करती है, या आप यूं कह सकते हो कोई भी वस्तु है उसमें गति आई है तो वो किसके कारण आई है? बल लगने के कारण आई है। अब देखिए हम बात करते हैं कि बल लगता कब है। ठीक है, बल कब लगता है ये बात करते हैं। बल कब लगेगा? जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, बल कब लगेगा? जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी तो बल लगेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कार है, ठीक है, अब इस कार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये इस कार को इस व्यक्ति को धक्का देना है। अब इस व्यक्ति के द्वारा जब धक्का दिया जाता है तो वो कार उस दिशा में गति करती है जिधर धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जब तक वो धक्का नहीं दे रहा है, कार स्थिर खड़ी है, व्यक्ति भी स्थिर खड़ा है, लेकिन जब उसको धक्का दे रहा है तब उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में धक्का जा रहा है। हम और एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो धक्का दे रहे हैं। ठीक है,
क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, यानी एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर धक्का दे रहे हैं, इधर वाला इधर लगा रहा है, इधर वाला इधर लगा रहा है, धक्का दे रहे हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि दो शख्स आपस में खींच रहे हैं, जैसे एक दूसरे को ऐसे खींचा जा रहा हो, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ये खींचने का काम हो रहा है, ठीक है। या एक व्यक्ति है वो गाय को खींच रहा है, ठीक है, यानी दो व्यक्ति एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दो एक दूसरे को खींच रहे हैं, या एक व्यक्ति गाय को खींच रहा है। तो यहां हो क्या रहा है, इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी बल कब लगेगा, जब दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होगी, ठीक है। धक्का दे रहे हैं दो, खींच रहे हैं दो, और गाय को एक व्यक्ति खींच रहा है, तो वो परस्पर क्या कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। तो जब तक दो व्यक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया नहीं होगी बल नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात करें बलों की खोजबीन के बारे में। किसके बारे में, बलों की खोजबीन। देखो हम यहां दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं हम रस्साकसी का खेल, रस्साकसी का खेल, और एक लेते हैं हम संदूक को खिसकाने का। देखिए दो खेल आई हैं, तो यहां किस प्रकार काम होगा, ठीक है। ये मान लीजिए रस्सा, एक टीम इसको इधर खींच रही है और एक टीम इसको इधर खींच रही है। यदि दोनों टीम के द्वारा लगाया गया बल बराबर है तो रस्सा किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। यहां क्या है, रस्सा किधर भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या है, बराबर है। लेकिन यदि रस्सा किधर चला गया, ये दिशा कौन सी है, दाईं, यदि वो दाईं तरफ चला गया, इसका मतलब विजेता कौन है, दाईं टीम विजेता है। इसका मतलब इन्होंने क्या लगा दिया, ज़्यादा बल लगा दिया, और इस तरफ बल क्या लगा, कम लगा। तो इसका मतलब ये बल है इस बल से छोटा है। तो कई बार बल छोटा हो सकता है, कोई बल बड़ा हो सकता है, और कोई बल बराबर हो सकता है। इसी प्रकार हम एक संदूक की बात करें, ठीक है। ये भारी संदूक है, इस भारी संदूक को एक शख्स धक्का दे रहा है, और वह बड़ी मुश्किल से इसको धक्का दे पा रहा है। लेकिन उसने अपने साथी को बुलाया, अब ये कितने व्यक्ति हो गए, अब ये दो व्यक्ति हो गए, और उसको धक्का देना क्या हो गया, आसान हो गया। अब धक्का देना आसान क्यों हो गया, क्योंकि यहां दोनों के बल आपस में जुड़ गए। इसका मतलब एक ही दिशा में जो बल लग रहा है वो बल क्या होंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक दिशा में लगने वाले बल आपस में जुड़ जाएंगे। अब मान लीजिए यही शख्स है जो दूसरा साथ आया था, वो क्या करते हैं, वो विपरीत दिशा से बल लगाना शुरू कर देता है। अब क्या होगा, अब या तो संदूक किधर भी नहीं जाएगा, क्यों कि दोनों का बल क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। यदि दोनों का बल बराबर है तो संदूक किधर भी नहीं जाएगा। अगर वो दाईं तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये बल बड़ा है, क्योंकि धक्का किधर गया, उधर दिया। यानी बायां बल है, बाईं तरफ का बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए उसने वस्तु को किधर धकेल दिया, दाईं तरफ धकेल दिया है। तो कहने का मतलब यहां भी वही बात आ गई कि कोई बल छोटा हो सकता है, कोई बल बड़ा हो सकता है, कोई बल बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि बल की प्रबलता, ठीक है, बल की प्रबलता परिमाण से नापी जाती है, परिमाण से नापी या मापी जाती है। यानी बल जो लगाया गया है वो कितना प्रबल है वो परिमाण से पता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि बल लगाते समय हमने बल की दिशा बदल दी तो उसका परिमाण भी बदल जाएगा और उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। जैसे हम यूं बात करें कि यहां दोनों शख्स एक ही दिशा में बल लगा रहे थे, ठीक है, तो वस्तु गति कर रही थी एक ही दिशा की तरफ, दूसरी दिशा में जा रही थी। लेकिन अब दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया, दिशा बदल दी, दोनों विपरीत हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी दिशा बदलने से परिवर्तन आ गया। या यूं कहें दोनों व्यक्ति इधर से शुरू हो जाए तो वस्तु उधर जाएगी। तो यदि दो व्यक्ति या दो से अधिक लोग एक ही दिशा में यदि बल लगा रहे तो बल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी उसका कुल बल आपस में, नेट बल आपस में जुड़ जाता है। कब, जब एक ही दिशा में कई लोग बल लगाते हैं। लेकिन जो विपरीत बल लगाते हैं तो नेट बल क्या होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा।
ठीक है, यानी एक ही दिशा में कुछ लोग बल लगा रहे हैं तो कुल बल या नेट बल क्या होगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन वो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो बल क्या होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर नेट बल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने बात की कि बल की प्रबलता किससे नापते हैं, परिमाण से नापते हैं। लेकिन यदि हम दिशा बदल देते हैं तो परिमाण और प्रभाव भी उसका बदल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लगने वाले बल बराबर होते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य है। मान लीजिए अपने इस वस्तु को यहाँ ले, ये इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन गति किधर भी नहीं हो रही है। इसका मतलब एक वस्तु पर विपरीत दिशा से बल लग रहे हैं और गति किधर भी नहीं हो रही है, तो नेट बल क्या होगा, नेट बल शून्य होगा। ठीक है, ध्यान रखें, नेट बल क्या होगा, शून्य। सामान्य रूप में आप क्या कह सकते हो कि एक वस्तु है, उस पर एक या एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक वस्तु है उस पर एक ही बल लगे, एक वस्तु पर एक से ज़्यादा बल भी लग सकते हैं। तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल या कुल बल के कारण ही होगा। ठीक है, यानी इसका प्रभाव क्या होगा कि वस्तु पर इसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि नेट बल या कुल बल उसके कारण होगा। कुल बल यदि कितना है उस पर डिपेंड करेगा, कुल बल है उसके आधार पर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई बल बड़ा हो सकता है, कोई बल छोटा हो सकता है और कोई बल बराबर हो सकता है। एक दिशा में बल लगते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कुल बल नेट बल कहलाता है। लेकिन विपरीत दिशाओं से बल लगाए जाते हैं तो नेट बल उन बलों के अंतर के बराबर होता है। और यदि बल लगाने की दिशा बदल दी जाती है तो परिमाण भी बदल जाता है और उसका प्रभाव भी बदल। देखिए, अब हम बात करते हैं कि बल लगाने से होता क्या है। ठीक है, बल लगाने से क्या होता है, ये बात करेंगे। ठीक है, अब साधारण हम इसके बारे में बात करें तो बल क्या करेगा, बल वस्तु की गति की अवस्था, किसमें, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करेगा। बल क्या करेगा, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या करेगा। देखिए, इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास रबड़ की एक गेंद है। किसकी गेंद है, रबड़ की गेंद। उस रबड़ की गेंद को हम एक तो समतल सतह पर धक्का दें और फिर धक्का दें तो उसकी चाल बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार हम कंकरीला सतह है उस पर देंगे तो उसकी चाल समतल सतह से कुछ कम होगी। लेकिन यदि हम इस गेंद को समतल सतह पर धक्का देते जाएं और आगे धक्का देते जाएं और आगे धक्का देते जाएं तो उसको गति दे रहे हैं और धक्का उसी दिशा में दे रहे हैं। ठीक है, यानी गति और जो बल की दिशा एक ही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि हम क्या करें, इस गेंद को यहाँ आगे हाथ लगा के रोक दें तो उसकी चाल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अब वो रुकने पर उसकी चाल क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब कह सकते हैं वस्तु की हम गति है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का जो खेल होता है उसमें एक नाम आता है पेनल्टी किक। देखिए, पेनल्टी किक में ये जो नेट यहाँ लगा होता है और यहाँ खिलाड़ी खड़ा है जो आने वाली बॉल को रोकने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ एक जगह बॉल को रखा जाता है और दूसरा खिलाड़ी यहाँ से इसको चोट करता है, किक लगाता है। जब तक ये बॉल यहाँ स्थिर है तब तक तो इसकी चाल क्या है, शून्य है। और जो ही खिलाड़ी इसको किक मारेगा उसमें गति आ जाएगी। ठीक है, उसकी चाल बदलेगी। ये खिलाड़ी उसे उछलकर रोकने का प्रयास करेगा या सामने रोकने का प्रयास करेगा या हो सकता है इसके हाथ से वो छूट के इधर उधर चली जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, चाल भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है। और मान लो ऐसा नहीं होता, वो न रोक पाता है न उसे विक्षेपित कर पाता है और वो पीछे कहाँ चली जाती है, नेट पर चली जाती है। तो अब वस्तु की चाल क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, गोल हो जाता है। तो यहाँ क्या था, वस्तु की चाल है उसमें परिवर्तन आया। कब आया, यदि बल है वो गति की दिशा में ही लगा तो चाल बढ़ जाती है। बल गति की दिशा में ही लगता है तो चाल बढ़ जाएगी। जैसे इस गेंद को एक ही दिशा में चोट करते जा रहे हैं, चाल बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ बल लगाकर एक ही दिशा में, गति की दिशा में हमने बल लगा दिया, चाल बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वो विपरीत दिशा से लगेगा तो वो चाल कम हो जाएगी, जैसे हमने गेंद को रोक दिया। इसका मतलब सीधा सामने समझ में आ जाना चाहिए कि जब बच्चा है वो टायर को चलाता है
तो टायर को चलाता है उसको तेज से उसी दिशा में बल देता जाता है। तो इसका मतलब चाल तेज करनी है तो गति की दिशा में ही हमें बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए टायर चलाते समय बच्चे गति की दिशा में ही बल लगाते रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, क्या ये जो बल है केवल चाल बदलेगा? ठीक है, देखिए बल चाल बदल रहा है। ठीक है, गेंद को हम एक ही दिशा में धकेल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी गति या उसकी चाल तेज हो रही है। फुटबॉल को किक मारा, उसकी चाल तेज हो रही है। तो क्या वो केवल चाल को ही बदल रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ भी बदल रहा है। वो क्या है? दिशा बदल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? वॉलीबॉल का गेम देखते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल का जो गेम होता है उसमें खिलाड़ी सीधे चोट नहीं करता, उसकी मर्जी वो अपने खिलाड़ी के पास दाएं बाएं भी दे सकता है और वो मैदान से उसको बाहर भी फेंक सकता है। इसका मतलब वो उसकी चाल भी बदल रहा है और उसकी दिशा भी बदल रहा है। उसी प्रकार हम बात करें क्रिकेट के खेल में, तो क्रिकेट के अंदर बल्लेबाज के पास जो बॉल आ रही है, उस बॉल को जब वो किक करता है या उस बॉल को जब वो बल्ले से प्रहार करता है तो वो उसकी गति की विपरीत दिशा में मार रहा है। उसकी गति तो इधर थी लेकिन उसने विपरीत मारा है, तो उसकी क्या बदल गई? चाल और दिशा भी बदलती है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने से उसकी चाल और दिशा में जो बदलाव आता है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखें, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल और दिशा बदली जाती है तो उसे वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब बल लगाने पर क्या होगा? सदैव किसी वस्तु में परिवर्तन ऐसा भी नहीं होगा। हमने बल लगाया है, बल लगाने से चाल दिशा बदली है तो वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि चाल और दिशा बदलने को ही गति की अवस्था माना गया है। तो क्या हम बल लगाएंगे तो हर बार उसकी चाल या दिशा में परिवर्तन आएगा? देखिए ऐसा नहीं है। किसी वस्तु में हर बार बल लगाने से उसकी चाल बदल जाए, उसकी गति बदल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जैसे एग्जाम्पल लें, ये एक हमारे पास बहुत ही भारी संदूक है। इस बहुत ही भारी संदूक को व्यक्ति धक्का दे रहा है लेकिन वो अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं खिसक रही है। इसका मतलब वो बल जरूर लगा रहा है लेकिन उसका बल क्या है? शून्य है। इसी प्रकार एक व्यक्ति है, वो एक दीवार को धक्का दे रहा है, वो बल जरूर लगा रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका बल शून्य है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारी संदूक है, दीवार है, इन पर धक्का लगाया जाता है तो गति की अवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। उसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? उसके द्वारा लगाया गया बल शून्य होगा। हमने पहले पढ़ा है कि बल है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन कर सकता है? बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब हम देखें, बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। क्या बदल सकता है? आकृति बदल सकता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे आटा है, आटा गूंदना। आटा गूंदते हैं या आटा गूंदते हैं तो उस पर जैसे प्रेशर लगाया जाता है, उसकी लगातार आकृति क्या होती है? बदलती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जब साइकिल की गद्दी पर बैठता है तो उस गद्दी के आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार रबड़ की गेंद है, उस गेंद को दबाना, रबड़ की गेंद को दबाएंगे तो भी उसमें परिवर्तन आएगा। फूले हुए गुब्बारे को दबाना, फूला हुआ गुब्बारा दबाते हैं तो उसमें भी आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। अब हमारे पास गूंधा हुआ आटा है, उसकी लोई बनाकर हम क्या बनाएं? चपाती बनाएं। ठीक है, गूंधे हुए आटे की लोई बनाकर चपाती बनाएं तो उसकी भी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन सब बातों से हमें कुछ बातें हैं वो निकल कर सामने आती है। एक तो ये कि बल है वो किसी भी वस्तु में विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है। ठीक है, बल लगाकर विराम अवस्था में किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। साथ ही साथ बल लगाकर वस्तु की
चाल बदली जा सकती है। यानी बल लगाकर वस्तु की चाल बदल सकते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कुछ काम हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर कर सकते हैं। देखिए एक वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगाकर एक प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है और इनमें एक से अधिक प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बल लगाएं उस बल से गति भी बदल जाए, दिशा बदल जाए, चाल बदल जाए, आकृति बदल जाए, सारी चीजें बदले ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार सारी चीजें बदली जा सकती हैं और कई बार एक ही प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत ही आवश्यक है कि बल लगाए बगैर इनमें से कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बल के बगैर ना हम गति बदल सकते हैं, ना दिशा बदल सकते हैं, न चाल बदल सकते हैं और ना ही वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बातें पढ़ी हैं उनसे हमें पता चला कि बल लगाकर हम गति की अवस्था बदल सकते हैं और वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल के प्रकार की। बल के प्रकार, देखिए बल के मुख्य दो प्रकार हैं। एक है संपर्क बल और एक है असंपर्क बल, ठीक है। देखिए संपर्क बल क्या होता है, संपर्क बल तब काम करता है जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में हो, अब तो वो क्या काम करेगा, संपर्क बल। और जब बल लगने वाली वस्तुएं हैं वो परस्पर संपर्क में नहीं हो तो वो कहलाता है असंपर्क बल, ठीक है। संपर्क बल में देखें तो हमारे सामने एग्जाम्पल है पेशीय बल और दूसरा है हमारे सामने घर्षण बल। ये क्या है, पेशीय बल और घर्षण बल ये संपर्क बल के उदाहरण है, जबकि चुंबकीय बल, ठीक है, कौन सा बल है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण है असंपर्क बल के। तो हम पहले देखते हैं संपर्क बल और सबसे पहला है पेशीय बल, ठीक है। देखिए पेशीय बल कहेंगे किसे, हमसे साधारण सा सवाल पूछ लिया जाए क्या पेशीय बल किसे कहेंगे, तो वो बल जिसमें हमारी मांसपेशियां की क्रिया करती है या हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल, लगने वाला बल, यानी हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। ध्यान रखें पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरी पेशियां यहां भी काम कर रही है, ठीक है। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां क्या है, किसी वस्तु के संपर्क में हो। इसलिए पेशीय बल किसका उदाहरण हो गया, इसलिए पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण हो गया, इसे हम संपर्क बल भी कह सकते हैं या कहते हैं। अब देखिए कि जैसे हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, हमारी श्वसन क्रिया में हमारे फेफड़े उठते हैं, नीचे गिरते हैं, तो फेफड़ों का उठाव और नीचे गिरना है वो पेशियों के कारण ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं, पाचन के अंदर में हमारा भोजन धकेला जाता है आगे, वो भी किसकी वजह से, पेशियों के द्वारा आगे धकेला जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर गति करता है, उस गति में भी किसका योगदान होता है, हमारी पेशियों का योगदान होता है। इस प्रकार पेशीय बल है वो संपर्क बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं घर्षण बल की, किसकी बात करेंगे, घर्षण बल, ठीक है। यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लुढ़कती हुई गेंद है, एक फर्श है, उस पर कोई गेंद क्या रही है, लुढ़क रही है। लुढ़कती गेंद धीरे धीरे जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी प्रकार साइकिल है, उस पर पेडल मारते हैं, क्या मारते हैं, पेडल मारते हैं, वो आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन पेडल मारना हम क्या करते हैं, बंद करें तो साइकिल क्या होगी, रुकेगी, ठीक है। यानी साइकिल पर पेडल मारते चलेंगे तब तक तो वो चलती जाएगी, लेकिन जब पेडल मारना रोक देंगे तो वो अंत में जाकर रुक जाएगी। इसी प्रकार नाव है, नाव को खेना बंद करें, ठीक है, तो बंद करने पर वह रुक जाती है। तो नाव को खेना बंद कर दिया तो वो भी क्या हो गई, रुक गई। तो ये सब क्यों हुआ, ठीक है। देखिए लुढ़कती हुई गेंद का रुकना, साइकिल पर पेडल है वो मारना बंद करने पर साइकिल का रुकना, नाव खेना बंद करने पर नाव का रुकना, ये सभी घर्षण बल के कारण होता है।
यानी गति करती हुई सभी वस्तुएं किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण रुकती है। ध्यान रखें, सभी गति करती वस्तुएं घर्षण बल के कारण रुकती है। घर्षण की एक खास बात है कि घर्षण हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। यदि वस्तु आगे की ओर जा रही है तो उसका घर्षण पीछे की ओर लगेगा, ठीक है, और वो पीछे की ओर लगने वाला घर्षण बल उस वस्तु की गति का विरोध करता है, ठीक है। इसलिए घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु पे लगेगा। इससे हमें क्या पता चला कि घर्षण बल लगने के लिए दो वस्तुओं का या दो सतहों का संपर्क होना आवश्यक है, इसलिए घर्षण बल भी संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ संपर्क बल कौन कौन सा हो गया? पेशीय बल और घर्षण बल। आगे हम बात करते हैं असंपर्क बलों के बारे में। यानी हमने पहले संपर्क बलों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में जानकारी ली थी। अब है असंपर्क बल, ठीक है। असंपर्क बल के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं चुंबकीय बल, ठीक है। देखिए, हम एक एक्टिविटी के जरिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, एक्टिविटी क्या है कि ये हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, और इन पेंसिलों पर हमने क्या कर दिया? एक चुंबक को रख दिया। किसको रखा है? चुंबक को, ठीक है। अब ये चुंबक रखा है, उस चुंबक के लिए पेंसिलें एक रोलर का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? रोलर का, ठीक है। अपन जानते हैं कि चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। अब हम दूसरे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पेंसिल पर रखे चुंबक के पास लेकर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके जाते हैं तो ये पेंसिल है उस पर ये चुंबक गति करता है, यानी वो आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ही हम ये दिशा बदल देते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे? उस पेंसिल पर रखे चुंबक के पास उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव लेके आते हैं तो चुंबक इसकी तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार चुंबकों के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चुंबकों को पास आने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के जो समान ध्रुव हैं, कैसे ध्रुव हैं? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हो गया? ये धकेलते हैं, तो यहाँ आ गया धक्का। क्या आ गया? धक्का, यानी अपकर्षण, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? बल हो गया। लेकिन वहीं जब असमान ध्रुव लेके आते हैं तो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? खिंचाव हो गया। तो वहां में कौन सी प्रक्रिया सामने आई? अभिकर्षण। पर हमने पहले पढ़ा था कि खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल। और खींचने के लिए हमने लग दिया था शब्द अभिकर्षण और धक्के के लिए अपकर्षण। तो चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। इस प्रकार चुंबक है वो बल दर्शाता है। चूंकि चुंबकीय बल संपर्क में आए बिना ही काम करता है, इसलिए एक असंपर्क बल का उदाहरण है। दूसरा बल हम लेते हैं स्थिर विद्युत बल, ठीक है। देखिए, स्थिर विद्युत बल को समझने के लिए हम क्या लेते हैं? एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की नली या स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ के हमने क्या कर लिए? दो टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हमने स्ट्रॉ का इस प्रकार लटका दिया, ठीक है। ये किसी आधार से बांध के हमने लटका दिया स्ट्रॉ का टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे? इसका तो दूसरा टुकड़ा हमने लिया है, उस टुकड़े को हम एक कागज की शीट से रगड़ेंगे। किससे रगड़ेंगे? कागज की शीट से रगड़ेंगे और रगड़ कर लटकते हुए स्ट्रो के पास लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे वो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब लटकते हुए स्ट्रो के पास कागज से रगड़े हुए स्ट्रो को ले जाया जाता है तो लटका हुआ स्ट्रो उससे दूर भागता है। अब हम क्या करेंगे? लटकते हुए स्ट्रो को भी उसी कागज की शीट से रगड़ देंगे। तो अब हम दूसरे स्ट्रो उसके पास लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि वो दोनों स्ट्रो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और ये स्थिर विद्युत बल है वो आवेश ग्रहण करने के कारण, रगड़ने के कारण कुछ समय के लिए वस्तु पर आता है। और स्थिर विद्युत बल है उसके लिए भी इन वस्तुओं को संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। आवेशित वस्तु है वो किसी अनावेशित या आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करती है या आकर्षित करती है, संपर्क में आए बगैर ये बल दिखाती है, इसलिए ये भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। अब हम बात करें गुरुत्व बल।
देखिए इसे हम गुरुत्व बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके लिए अपन ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ देखिए हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथ से कोई चीज गिरती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, चाहे वो कोई सामान गिरे, सिक्का गिरे, कुछ भी गिरे वो नीचे गिरेगा। इसी प्रकार पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, कोई फल गिरता है तो वो भी नीचे जाता है। नल से पानी नीचे जाता है, नदियाँ भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ये सारे के सारे काम किस लिए हैं? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं। इसका मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाती है और वह बल गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यह बल भी पृथ्वी के संपर्क में आए बिना ही प्रत्येक वस्तु पर लगता है, इसलिए यह भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। देखिए प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उस प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व बल काम कर रहा है और जिसी के कारण वो चीज वहां रह रही है। हम पर भी चलते फिरते हर समय हम पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं के संपर्क। दाब क्या है? किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। जैसे हम इस कील की बात करें, यदि इस कील के हम दोनों सिरे देखते हैं तो एक सिरा नुकीला है और एक सिरा चौड़ा है। यदि मैं चौड़े वाले सिरे को किसी आधार पर रखूं और नुकीले सिरे पर चोट करूं तो वो आधार में नहीं जाएगी, लेकिन वही इसको उल्टा कर दूं, नुकीला सिरा किसी आधार की ओर करूं, मैं चौड़े सिरे पर चोट करूं तो चौड़े सिरे पर चोट करने से कि आधार में चली जाए। इसका मतलब जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पे दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा, और यही कील के साथ होता है। इसीलिए चाकू आकी से तीखे बनाए जाते हैं, कैंची की धार तीखी बनाई जाती है, ताकि क्षेत्रफल कम होने से उनके द्वारा काटना आसान होता है। लेकिन यही काम अपन विपरीत स्थिति से करना चाहें, जैसे उल्टे चाकू से काटना चाहें जिधर धार नहीं है, तो हमारे लिए उन फलों को या सब्जियों को काटना मुश्किल होगा। इसी प्रकार हम छोटा सा ये फॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम बड़े क्षेत्रफल से इसको दबाएं, इस प्रकार पेन से दबाएं तो ये स्थिति ये है, लेकिन वहीं यदि इसको ऐसे दबाएं तो क्षेत्रफल कम है तो इस पर दाब अधिक लगेगा और इसका दबाव भी ज़्यादा पड़ेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। तो हमारे दैनिक जीवन में चाकू है, उसकी धार बनाई जाती है, कील नुकीली बनाई जाती है, सुई नुकीली बनाई जाती है। इनका काम यही है कि ये नुकीली होने से या क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगत महसूस करेंगी और दाब अधिक लगने से वो प्रवेश कर जाएंगे, काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में या अपने रोज़मर्रा के काम के अंदर हम देखें तो खाली दाब को कम करना ही हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कई ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ दाब हमें ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो दाब कहीं ज़्यादा करना पड़ता है और कहीं दाब कम करना पड़ता है। तो हम दाब कम करने की स्थिति लें तो हम देखते हैं कि कुल्ली है वो अपने सर पे एक कपड़ा बांधता है। कपड़ा बांधने से उसके सर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जो वो सामान रखता है, तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उस पर दाब कम महसूस होता है और उसके लिए बोझ ले जाना आसान हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हमें दाब ज़्यादा करना है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दूसरा भी। और ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक तो हमने एग्जाम्पल ले लिया किसका, कुल्ली का। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बस्ते का। देखिए बस्ता है, उसकी पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है। बस्ते की पट्टियाँ चौड़ी बनाने से ये लाभ है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा, दाब कम होगा तो इसके द्वारा हमें बस्ते को ले जाना आसान हो जाएगा। इस प्रकार कहीं दाब हमें बढ़ाना पड़ता है, कहीं दाब कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्या दर व दाब लगाते हैं, दर व दाब लगाते हैं। ठीक है, तो हम पहले मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, उनके द्वारा अपन बात करते हैं। दर व दाब लगाते हैं। देखिए एक हम लंबी कांच की नली लेते हैं और इसके नीचे एक रबड़ की शीट बांध देते हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो रबड़ की शीट फूल जाती है। अब हम पानी की मात्रा जब बढ़ा देते हैं तो रबड़ की शीट और ज़्यादा फूल जाती है। इसका मतलब कोई पात्र है, उसके पेंदे में लगने वाला दाब द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। द्रव्य का स्तंभ जितना ऊंचा होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। और इसीलिए पानी की टंकियां ऊंचाई पर बनाते हैं कि द्रव्य का स्तंभ जितना ऊंचा होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। ऊंचाई पर टंकियां होने से दाब ज़्यादा लगेगा और आसानी से वो पाइपों से होता हुआ ऊंचे घरों तक पानी पहुंच जाएगा। तो दाब द्रव्य के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, द्रव्य दाब लगाएगा। दूसरा, क्या द्रव्य पात्र की दीवारों पर दाब लगाता है? बिल्कुल लगाता है। हम ये क्रियाकलाप देख सकते हैं। हम एक प्लास्टिक बोतल लें और उस बोतल पे नीचे वाले हिस्से पर आधार से थोड़ा ऊपर हम एक कांच की नली लें, उसको गर्म करके
इस बोतल के अंदर प्रवेश करा दें और उस कांच की नली के दूसरे सिरे पर एक गुब्बारा बांध दें या रबड़ सीट बांध दें। अब इस बोतल के अंदर अपन पानी डालें तो हम देखते हैं कि पानी डालने से गुब्बारा फूलेगा या रबड़ सीट फैलेगी, और ज़्यादा पानी डाला जाएगा तो थोड़ी और ज़्यादा फैल जाएगी। इसका मतलब द्रव है वो पात्र की दीवारों पर भी दाब लगाता है। ठीक है। तीसरी बात हमसे पूछ जाए, क्या द्रव पात्र की दीवारों पर समान गहराई पर चारों दिशाओं में समान दाब लगाता है? हाँ, द्रव पात्र की गहराई पर समान दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। जैसे हम एक प्लास्टिक की बोतल लें, उसके नीचे पेंदे वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर बराबर दूरी पर चारों दिशाओं में बराबर माप के 4 छिद्र कर दें और फिर इस बोतल को पानी से भरें। अब हम उससे बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा देखें तो चारों छेदों से निकलने वाले पानी की मात्रा बराबर आ रही है और उनकी दूरी जो जाने की है वो बराबर है। इसका मतलब द्रव पात्र की दीवारों पर चारों दिशाओं में समान गहराई पर समान दाब लगाता है। ठीक है। इस प्रकार द्रव दाब लगाएगा, समान दाब गहराई पर लगाएगा और दीवारों पर लगाएगा। 3 प्रयोग हो गए। क्या गैसें भी दाब लगाती है? हाँ, गैस से भी दाब लगाती है। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गुब्बारा। यदि हम गुब्बारा है उसमें हवा भरें तो गुब्बारा फूलता है, चारों तरफ से फूलता है। यदि उसके किसी दीवार पर छेद है तो वो नहीं फूलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो हवा निकल जाएगी। इसका मतलब गुब्बारा चारों ओर से फूलता है तो गैसें सभी दिशाओं में दाब लगाती है। गैसें जिस पात्र में होगी उस पात्र में दाब लगाएंगे। यदि हम साइकिल की बात करें तो साइकिल के टायर में जब हवा भर जाती है तो टायर में उसकी ट्यूब में जब हवा होती है तो वो चारों ओर फैलती है और ट्यूब के अंदर वो चारों ओर समान रूप से दाब डालती है और इस दाब के कारण वो ट्यूब खुली रहती है और उसको चलाने में आसानी होती है। इसका मतलब गैसें जिस पात्र में हैं उसके चारों तरफ वो समान रूप से दाब डालती हैं। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। देखिए, हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक है और इस वायु के द्वारा पृथ्वी तल पर जो दाब लगाया जाता है वो दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। यदि हम साधारण रूप में देखें तो वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करें, हमें इतना पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो हम एक एकांक क्षेत्रफल की कल्पना कर लें। इस एकांक क्षेत्रफल पर एक स्तंभ रखें और वो भरा हुआ किससे हो? वायु से भरा हुआ। तो अब वायु से भरे हुए इस पात्र या स्तंभ पर लगाया गया दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। या जो इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर, ये स्तंभ वायु से भरा हुआ है, तो इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व बल लगाती है तो वो गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब बात ये उठती है कि वो वायुमंडलीय दाब कितना है। तो हम बात करते हैं कि वो वायुमंडलीय दाब होता कितना है। देखो, वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं चूसक या सुकर। देखिए, एक प्लास्टिक का ऐसा आवरण जो आगे से दबा हुआ हो और पीछे से उसका उभार हो जिसमें जगह हो। जैसे हम बच्चे के दूध पीने वाली बोतल की आगे के हिस्से से उसकी तुलना करते हैं तो वो चूसक है। उस चूसक को हम दबा के उसकी हवा निकाल दें और उसको हम किसी आधार के लगा दें तो वो उस आधार के चिपक जाएगा। हमें उस आधार से उसको हटाना है तो हमें हटाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा और वो चूसक तब ही हटेगा जब हमारे द्वारा लगाया गया बल है वो उस पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो। अगर वो वायुमंडलीय दाब पर पार पा लेगा तो ही हमारे बल से वो हटेगा, नहीं वो चूसक नहीं हटेगा। यदि हम उस चूसक और जिस सतह पर हम चिपका रहे हैं, चूसक और सतह पर चिपका रहे हैं, उनके बीच की सारी हवा निकाल दें तो हम उस चूसक को अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि उस पर वायुमंडलीय दाब उतना अधिक लगता है। हम एक यहाँ किताब का क्वेश्चन लेते हैं कि सिर का क्षेत्रफल है वो 15 × 15 सेंटीमीटर है, तो सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? देखिए, 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर।
अपने सर को ही मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल 15/15 है, और उस पर वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर जितनी ऊंचाई तक वायु है उतनी ऊंचाई के बराबर एक स्तंभ मान लें। उतनी ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल, वायु बल लगाती है, तो उस वायु के कारण लगने वाला बल जो कि लगभग कितना है, वायु के कारण लगने वाला बल 225 किलोग्राम द्रव्यमान के, 225 किलोग्राम द्रव्यमान के, द्रव्यमान अपने एक भार से संकेत ले सकते हैं लेकिन अलग ही है, तो 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, इतने भारी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है, यानी इतना ज्यादा होता है जिसकी हम कल्पना करें तो देखिए इतनी कल्पना होती है, 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब जब इतना अधिक होता है तो इतने गुरुत्व बल के नीचे हम दबते क्यों नहीं, हम क्यों नहीं दब जाते? इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर की नसों में खून का बहाव है, और हमारे उस खून की या नसों का हमारा शरीर के आंतरिक रूप से जो दाब लगता है वो दाब और बाहरी वायुमंडलीय दाब एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं, जिसके कारण हम नहीं दबते। तो इस पाठ के अंदर हमने बल और दाब के बारे में अध्ययन किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।